नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण आईएएस में। तो आज हम संपूर्ण जीव विज्ञान के इस सीरीज के अंतर्गत मानव स्वास्थ्य, जो कि ये तीसरा पार्ट है, यानी मानव स्वास्थ्य का ये दूसरा भाग है, लेकिन पूरे जीव विज्ञान का ये तीसरा भाग है। पहले भाग में हमने वो देखा था बोटनी। दूसरे पार्ट में मानव स्वास्थ्य के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट और वसा को पूरी विस्तार से समझा था। इसके बाद ये बचा रह गया था प्रोटीन, खनिज लवण, जल और महत्वपूर्ण बीमारी, जो कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर करिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, और जो भी परेशानी है उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। तो चलिए देर न करते हुए आते हैं अपने सिलेबस पे। ठीक है, अमीनो एसिड जो है यह एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक तो आप समझ ही गए होंगे कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन हो। तो कार्बन है तो इसमें CHO है और इसमें नाइट्रोजन भी है। जैसा कि हमने वसा में और कार्बो में देखा था, कार्बोहाइड्रेट में इसमें CHO रहता था, लेकिन इसमें जब एमिनो एसिड की बात की जाए तो इसमें N भी जुट गया है। इन अम्लों में दो रासायनिक समूह होते हैं, एक अमीनो ग्रुप जुड़ जाता है जिसे NH2 कहा जाता है, और सेकेंड है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसका मुख्य कार्य है कि शरीर का निर्माण करना तथा शरीर की संरचना को बेहतर बनाना, यानी शरीर के निर्माण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सूक्ष्म जीवों, जंतुओं तथा पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है, यानी सूक्ष्म जीव जंतु और पेड़ के लिए ये आवश्यक है। पृथ्वी पर 300 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, केवल 20 प्रकार के ऐसे हैं जो सजीवों के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, टोटल 300 प्रकार के पाए जाते हैं अमीनो अम्ल, लेकिन आवश्यक जो है वो 20 प्रकार के हैं। प्लांट तथा सूक्ष्म जीवों के लिए सभी 20 अमीनो अम्ल जो नॉन इसेंशियल होते हैं। ठीक है, इसके लिए प्लांट और सूक्ष्म जीवों के लिए। इसके बाद जंतुओं के लिए अमीनो अम्ल दो कैटेगरी में बांटते हैं पढ़ने की सहूलियत से। एक है इसेंशियल अमीनो अम्ल और एक नॉन इसेंशियल अमीनो अम्ल है। इसेंशियल में 10 हैं, जैसे कि वैलिन है, ल्यूसीन है, जिस पर ये स्टार लगे हैं ये आपको याद ही कर लेना है, ये पूछे जाते हैं। लाइसिन है, आइसोल्यूसिन है, ट्रेप्टोफैन है, मैथ्योनिन है, ट्रायोनिन है, फेनिल एलानिन है। ठीक है, ये वयस्क हेतु केवल 8 ही आवश्यक होते हैं, और एडल्ट के लिए 12 आवश्यक होते हैं। अजैनिन और हिस्टीन जो है सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और मनुष्य वयस्क के लिए उतने आवश्यक नहीं हैं, लेकिन बच्चों के लिए आवश्यक है अजैनिन और हिस्टीनिन। इसके बाद अब फंक्शन देखा जाए, यानी कार्य क्या करते हैं अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्ल जो होते हैं वो पेप्टाइड और प्रोटीन की इकाई हैं। तो पूछा जाएगा कि अमीनो अम्ल किसकी इकाई है, तो पेप्टाइड और प्रोटीन की। अमीनो अम्ल एक प्रोफाइलिन रिंग बनाते हैं, और ये प्रोफाइलिन रिंग कहाँ पाए जाते हैं, पिगमेंट में। कहाँ पिगमेंट, हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल में। भोज्य पदार्थ के तोड़ने का कार्य करते हैं ये, और कोशिका और ऊतक के वृद्धि में सहायक होते हैं। हार्मोन निर्माण में ये सहायक होते हैं। ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र के विस्तार में ये सहायक होते हैं, और मांसपेशियों के निर्माण में। ठीक है, और बाल, त्वचा, नाखून इत्यादि को स्वस्थ रखने में और पाचन तंत्र में सहायक होते हैं। ट्रिप्टोफैन जो अभी हमने अमीनो एसिड पढ़ा, ट्रिप्टोफैन जो है मेलाटोनिन हार्मोन्स को सक्रिय करते हैं, जिसे हमें समय पर नींद आती है। ट्रिप्टोफैन जो है वो मेलाटोनिन हार्मोन को एक्टिव करते हैं। इसके बाद अब पेप्टाइड देखा जाए। पेप्टाइड एक बहुलक है जैव अणु का, ठीक है, जो 10 अमीनो अम्लों से मिलकर बनता है। शरीर में लगभग कई हार्मोन पेप्टाइडल हार्मोन होते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ हार्मोन पेप्टाइडल हार्मोन को देखेंगे। ठीक है, एक है ऑक्सीटोसिन, जो कि 9 अमीनो अम्लों से मिलकर बनता है, और जो महत्वपूर्ण है पेप्टाइडल वो 10 अमीनो अम्लों से बनते हैं, लेकिन ऑक्सीटोसिन जो है वो 9 अमीनो अम्लों से मिलकर बनता है। यह हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलते हैं, इसलिए इन्हें न्यूरोपेप्टाइडल हार्मोन कहा जाता है। फीमेल में ये ज़्यादा सक्रिय होते हैं, सोशल बॉन्डिंग के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, चाइल्ड बर्थ के लिए, लेबर पेन के लिए बेहतर कार्य करते हैं, और दूध के जो थन होते हैं
जानवर का हो या फिर प्रसूति महिलाओं को, बच्चों को पालने के लिए जो दूधों का स्राव होता है, ये भी ऑक्सीटोसिन की उपस्थिति के कारण होता है। इसके बाद ऑक्सीटोसिन के कई गलत उपयोग भी हैं, जैसे फल और सब्जियों के उत्पादन में या फिर मानव वेश्यावृत्ति में। वेसोप्रेसिन जो है वो 9 अमीनो अम्ल से ये भी मिलकर बनता है। ये भी पेप्टाइडल हार्मोन है। ये शरीर में पानी के संतुलन का नियंत्रण करता है, मूत्र की मात्रा को नियंत्रण करता है और एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है ये। यह भी एक न्यूरो हार्मोन है, यानी मानव के मस्तिष्क को नियंत्रण करता है। डायबिट्स जो इसेपिडस है, ये एडीएच की मात्रा को कम हो जाती है, इसके कारण यह एक रोग है। एडीएच की मात्रा कम हो जाए, जिसमें बार बार मूत्र विसर्जन करने की बीमारी हो जाती है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है। एक ब्रोडिकिनिन है जो कि 9 अमीनो अम्लों से मिलकर बनता है। ये भी पेप्टाइडल हार्मोन है। रक्त नालिकाओं की मजबूती के लिए ये जिम्मेदार है। ब्लड का जो वेसल्स है, ये वाला दीवारें, इसकी मजबूती के लिए ये जिम्मेदार है और रक्त नालिकाओं को इलास्टिक और फ्लेक्सिबल बनाता है तथा हाई बीपी और हृदय संबंधी बीमारी से रक्षा करता है। बीपी यानी ब्लड प्रेशर से ही संबंधित है और ये रक्त वेसल्स को मजबूत करता है, ब्रोडिकिनिन। आइए अब आगे बढ़ते हैं प्रोटीन की ओर। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो कि कम से कम 20 अमीनो अम्लों से बनता है। जहाँ पे वो अभी हमने क्या देखा, अमीनो अम्ल, जहाँ पे अमीनो अम्ल के लिए 10 आवश्यक होते हैं, वहीं बात की जाए प्रोटीन की तो यहाँ 20 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट की तरह प्रोटीन भी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहने का मतलब ये भी ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत होती है। ठीक है, आगे देखा जाए कार्बो एवं फैट की तरह प्रोटीन भी ठीक है। डेली रिक्वायर्ड अगर प्रोटीन वैल्यू की बात की जाए तो पर केजी पर डे, पर केजी, यानी अगर 1 केजी का बच्चा है तो उसे 0.8 ग्राम पर डे प्रोटीन की ज़रूरत है। अब यहाँ पर अगर 70 केजी का अगर कोई पुरुष होगा या फिर 60 केजी का अगर होगा तो 60 से और 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 ग्राम आवश्यक होता है, जो कि एवरेज पर डे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मांसपेशियाँ केवल पुश नहीं पुल एक्शन करती हैं, पुश करना नहीं जानती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि मांसपेशियां केवल पुल करती हैं और रिलैक्स करती हैं, पुश एक्शन को वो नहीं जानती हैं। कार्य किसका? प्रोटीन का। ये कोशिका निर्माण और मरम्मत करता है, इसलिए बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहा जाता है किसे? प्रोटीन को। शरीर की आधारशिला भी कहा जाता है। लगभग 80% जो अंग होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन विशेष स्थिति में ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। जैसे कि 1 ग्राम प्रोटीन अगर है तो वो 4.2 किलो कैलोरी का ऊर्जा प्रदान करेगा। प्रोटीन की खोज जो है जैकब बर्जीलियस ने किया था और प्रोटीन की व्याख्या जोहान्स मोडलर ने किया था। ये सभी तो फैक्ट हैं, याद कर लीजिएगा। खोजकर्ता जो है जैकब बर्जीलियस और प्रोटीन की जो व्याख्या करता है वो जोहान्स मोल्डर हैं। इसके बाद टाइप ऑफ प्रोटीन में देखा जाए तो सिंपल प्रोटीन होते हैं एक और कंजुगेटेड प्रोटीन होते हैं। सिंपल प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल से मिलकर बनते हैं, लेकिन वही अगर कंजुगेटेड है तो एक साथ तो एक बार तो अमीनो अम्ल रहेगा लेकिन उसके अदर साइड में कुछ अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। प्रोथेस्टिक जिसे कहा जाता है, जो जुड़ता है उसे प्रोथेस्टिक कहा जाता है, जो कि संयुग्मित प्रोटीन बनाते हैं। अब देखा जाए सिंपल प्रोटीन को तो ये एक होते हैं एल्बुमिन, जो कि अंडा, ब्लड, प्लाज्मा और दूध में पाए जाते हैं। एक ग्लोबुलिन होता है जो कि रक्त, प्लाज्मा और मानव ऊतक में पाए जाते हैं। इसके बाद एक टिन और मायोसिन जो होता है वो मांसपेशियों में होता है। ठीक है, और यही दोहरी क्रिया पुल और रिलैक्स के लिए आवश्यक होती हैं। कौन? एक टिन और मायोसिन मांसपेशियों में पाई जाती हैं। एक कोलाजेन है जो कि शरीर के सभी सफ़ेद हिस्सा में पाए जाते हैं। जैसे आँख का वो जो परितारिका है, सफ़ेद वाला भाग, परितारिका, या फिर बाल की जो जड़ होती हैं सफ़ेद कलर की, या फिर नाखून होता है, या फिर हड्डी होती हैं, सभी के लिए ये कोलाजन इम्पोर्टेंट हो जाता है सफ़ेद के लिए। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो यही अगर कंजुगेटेड प्रोटीन की बात की जाए तो यहाँ लिपोप्रोटीन है। लिपोप्रोटीन में अमीनो अम्ल होते हैं और फिर फैट जुड़ते हैं। लिपोप्रोटीन में एक और तो अमीनो अम्ल रहेगा, एक और फैट जुड़ेगा।
एक ग्लाइकोप्रोटीन है, एक और तो अमीनो अम्ल, यहाँ पर पहले ही बता चुके हैं कि एक और अमीनो अम्ल रहेगा ही रहेगा, लेकिन दूसरी ओर प्रोस्थेटिक जो समूह जुड़ेगा वो अलग होगा। अगर अमीनो अम्ल के साथ फैट जुड़ जाता है तो वो लिपोप्रोटीन कहलाता है। अगर अमीनो अम्ल के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ता है तो वो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाता है। और अमीनो अम्ल के साथ अगर हीमोग्लोबिन जुड़ता है या फिर क्लोरोफिल जुड़ता है तो क्रोमोप्रोटीन कहा जाता है। अगर अमीनो अम्लों के साथ न्यूक्लिक एसिड या फिर डीएनए या आरएनए जुड़ता है तो उसे न्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है। आगे देखा जाए कि एक और जो सिंपल प्रोटीन है इलास्टिन, ये है शरीर के अंगों को लचीला प्रदान करते हैं। त्वचा में, मांसपेशी में, टेंडन में, लिगामेंट में ये पाए जाते हैं। इसके बाद हिस्टोन प्रोटीन देखा जाए तो ये भी क्रोमोसोम और गुणसूत्र में पाए जाते हैं। कैराटीन जो होते हैं, बाल, नाखून, एपिडर्मिस का जो बाहरी भाग त्वचा का जो होता है एपिडर्मिस, उसमें पाए जाते हैं। ये नॉन लिविंग है। कौन? कैरोटीन, ध्यान रखिएगा। रेखित पेशियां जो हैं, रेखित बताएंगे, रेखित और अरेखित अगले भाग में बताएंगे। ये रेखित पेशियां होती हैं एक सिस्टमेटिक रूप में, ये अरेखित पेशियां होती हैं। ठीक है, रेखित पेशियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन अरेखित पेशियों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये हमें पढ़ना है आगे, जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी जब हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में, तो उसमें हम देखेंगे कि रेखित पेशियां किसे कहते हैं, अरेखित पेशियां। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये हमारी इच्छा पर चल सकती हैं लेकिन ये हमारी इच्छा पर नहीं चल सकती हैं। इसलिए रेखित पेशियां मांसपेशियां होती हैं, ऐच्छिक होती हैं, और अरेखित मांसपेशियां जो हैं अनैच्छिक होती हैं। पुल यानी खिंचाव, जब खिलाड़ियों के मांसपेशियों में जब खिंचाव आता है तो उसे क्रैम्प कहते हैं। इसके बाद और सिंपल प्रोटीन है जैसे फाइब्रिन है, ब्लड प्लाज्मा में, ब्लड क्लोटिंग में ये यूजेज हैं इनके। ब्लड प्लाज्मा में ब्लड क्लोटिंग में ये सहायता करती हैं। डेकोरिन है जो ह्यूमन सेल और टिश्यू का प्रोटीन है। थाइब्रोइन है जो कि रेशम के धागा में, मकड़ी के जाला में और धागा को मजबूती प्रदान करती हैं, इन्हीं सब के धागों को। सेरोसिन है जो रेशम में धागे में चमक प्रदान करती है, सेरोसिन। फाइब्रिनोजिन है जो कि ब्लड प्लाज्मा में ब्लड क्लोटिंग, फाइब्रिनोजिन और फाइब्रिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है ब्लड क्लोटिंग में। एक है प्रोटामाइन जो कि स्पर्म में पाया जाता है। स्पर्म कहाँ होता है? मेल में। और ये क्षारीय प्रोटीन होता है जो कि स्पर्म की को अम्लीयता से बचाता है। अम्लीयता कहाँ से आती है? तो अम्लीयता हम मानव के मूत्र में अम्लीयता होते हैं। ठीक है, तो इसी अम्लीयता से बचा कर रखता है ताकि स्पर्म जो है स्वस्थ रहें और रिप्रोडक्शन में सहायता प्रदान करें या फिर उनके योग्य रह पाएँ। अब देखिए कि भोज्य पदार्थ में जो प्रोटीन पाए जाते हैं, कुछ अलग अलग भोज्य पदार्थों में अलग अलग नाम के प्रोटीन पाए जाते हैं, वो हम देख रहे हैं। ग्लूटेलिन जो है वो गेहूं और मोटे अनाजों में पाया जाता है और ये स्वास्थ्य हेतु हानिकारक होता है, कैंसर रोग हमें उत्पन्न करता है ग्लूटेलिन। प्रोटामाइंस जो होता है ये सभी दालों में पाए जाते हैं। कोर्डिन जो है जौ और गेहूं में पाए जाते हैं। एवेनिन जो है गेहूं और ओट्स में पाए जाते हैं। जोइन जो है मक्का में। इमेडिन बादाम में। केसिन जो है वो दूध और दूध उत्पाद में, जो कि उसे सफ़ेद रंग प्रदान करता है। किसे? दूध को। कौन सा? केसिन। मैरेस्मस एक बीमारी है जो कि बीमारी समय इसका कितने कितने टाइम के बच्चों को हो सकता है? तो 4 मंथ से 18 मंथ के बच्चों में ये बीमारी होती है। कौन सी? मैरेस्मस। ये प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होती है, ध्यान रखिएगा। एक क्वासियोरकर है बीमारी, क्वासियोरकर। ये क्वासियोरकर बीमारी केवल और केवल प्रोटीन की कमी से होती है। वही अगर मैरेस्मस है तो ये प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होती हैं और इसमें शरीर कमजोर हो जाता है और मानसिक अपंगता आ जाती है, जिसे क्रिटेनिज्म कहा जाता है। मानसिक अपंगता यानी मानसिक विकार आ जाते हैं। ठीक है, ये सभी प्रोटीन प्राप्ति के प्रमुख स्रोत हैं। आप देख लीजिएगा कि सोयाबीन में के अगर 100 ग्राम में 40 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, मूंगफली के 100 ग्राम में 30 ग्राम। लेटिंग जो मसूर दाल, जिसे कॉन्वेक्स पूछा गया है कि कॉन्वेक्स दाल कौन सा है, तो मसूर आपने देखा होगा तो इस प्रकार मसूर रहते हैं, मसूर का दाल, तो इसलिए ये कॉन्वेक्स दाल कहा जाता है, जिसमें 100 ग्राम अगर दाल है तो उसमें 26 ग्राम प्रोटीन पाए जाते हैं। मूंग और उड़द की दाल, अरहर दाल, पनीर, दूध इत्यादि सभी प्रोटीन के भरपूर स्रोत हैं। वही अगर मांस में देखा जाए तो मछली में 100 ग्राम में 24 ग्राम मिलता है, ये सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। इसके बाद अंडा है, उसके बाद मांस है। क्वासियोरकर जो अभी हमने बताया कि ये 1 वर्ष से 4 वर्ष के बच्चों में होता है और ये केवल प्रोटीन की कमी से होता है।
इसमें क्या होता है कि शरीर में सूजन हो जाता है, कमजोरी हो जाता है और हड्डियाँ मुलायम हो जाती हैं और चेहरे पर चमक आने लगता है, क्वासियोकर। और मैरेस्मस जो है वो प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होता है, जो कि अल्प एज में, अल्पायु में हो जाता है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं विटामिन में। विटामिन को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात यहाँ से देख लीजिएगा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट दोनों में अंतर क्या है। माइक्रो जो है ये अधिक मात्रा की, जैसे देखेंगे यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ ग्राम लिखा हुआ है, ग्राम प्रतिदिन, ग्राम प्रतिदिन, और यहाँ ग्राम प्रतिदिन। और यहाँ पर अगर ध्यान दिए होंगे तो माइक्रोग्राम प्रतिदिन लिखा है। यहाँ पर ग्राम लिखा है लेकिन बहुत कम ग्राम लिखा हुआ है इसकी तुलना में। तो एक बात तो हमें क्लियर हो गई कि जहाँ पर ग्राम लिखा हुआ है और इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो इसे यानी कि हमें एक दिन में ज़रूरत इसकी ज़्यादा होती है, तो उसे हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमें चाहिए 600 ग्राम, फैट की चाहिए 40 से 50 ग्राम, प्रोटीन की चाहिए 60 से 70 ग्राम पर डे। ये सभी हमें मैक्रो लेवल से ज़रूरत है, इसलिए ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। और जो माइक्रोग्राम में है, जैसे विटामिन की ज़रूरत है हमें, आपको मालूम होगा कि एक पूरे जीवन काल में लगभग में 250 ग्राम ही, या फिर 250 से 450 ग्राम के बीच में हम प्रोटीन वो विटामिन ले पाते हैं पूरे जीवन काल में। तो समझ ही पा रहे होंगे कि कितनी सूक्ष्मतम मात्रा में हमें ज़रूरत होती है। तो जब सूक्ष्मतम मात्रा में ज़रूरत है तो इन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। जैसे विटामिन की ज़रूरत है माइक्रोग्राम में, वही अगर मिनरल्स की बात की जाए तो 1 से 3 ग्राम पर डे चल सकता है मिनरल्स। ठीक है, आगे देखा जाए कि विटामिन जो है सूक्ष्म पोषक तत्व जो कार्बनिक यौगिक हैं, इनकी दैनिक आवश्यकता माइक्रोग्राम में होती है। पूरे जीवन काल में 250 ग्राम, सॉरी यहाँ पर 400 नहीं, केवल और केवल 250 ग्राम ही विटामिन का सेवन किया जा सकता है। ठीक है, फल, सब्जी और दूध में विटामिन भरपूर में पाया जाता है। विटामिन की कमी से हमें अभावजन्य बीमारियां होती हैं, जैसे कि अगर विटामिन ए की कमी से हैं तो विटामिन ए से अभावजनित बीमारियां होंगी, जो कि हम आगे पूरी तरह से विस्तार से सीखने वाले हैं। हमारी शरीर जो है विटामिन को स्वयं नहीं बना सकती, हालांकि विटामिन डी, ठीक है, मानव शरीर द्वारा याद कर लीजिएगा, मानव शरीर द्वारा जो कि संश्लेषण करता है यानी निर्माण करता है, वो कौन कौन सा विटामिन है, तो ये डी है, के है और B12 है। ध्यान दीजिएगा, यही तीनों विटामिन को मानव शरीर बना सकता है। ठीक है, वही है। और एक और नोट्स है कि हमारा मुंह जो है मैक्सिमम 45 डिग्री तक खुलता है, मतलब कि वो जो मुख गुहा है उसके बाहरी जो होठ हैं दोनों, ये 45 डिग्री तक खुलते हैं। वही अगर सांप की बात की जाए तो ये 180 डिग्री तक खोल सकता है, सीधे निकल जाता है। काजिमिर फंक हैं, इन्होंने 1912 में विटामिन का सिद्धांत दिया था। काजिमिर फंक, ध्यान रखिएगा, इसलिए इन्हें खोजकर्ता कहा गया है। और फ्रेडरिक जी हॉपकिंस हैं, ये विटामिन पर व्याख्या दिए थे। दोनों को ध्यान रखिएगा, खोजकर्ता के रूप में अगर पूछा जाएगा तो 1912 में काजिमिर फंक, और अगर व्याख्याकर्ता के रूप में पूछा जाए तो फ्रेडरिक जी हॉपकिंस। विटामिन के कार्य क्या हैं, तो वो हैं कि शरीर की उपापचयी क्रियाओं को मजबूत करते हैं, इसके बाद रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाते हैं, और शरीर के वृद्धि और विकास में सहयोग करते हैं, और शरीर की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, और मस्तिष्क की क्रियाशीलता को, यानी कि शरीर और मस्तिष्क को एक्टिव रखते हैं, और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, और शरीर की मेटाबॉलिज्म जो क्रियाएं हैं उन्हें मजबूत करते हैं। इसके बाद टाइप ऑफ विटामिन देखा जाए तो एक है वसा में विलय, एक है जल में विलय। वसा में विलय कौन कौन सा है, ए, डी, ई के। डी के 2 पार्ट होते हैं, D2 और D3, और के 2 पार्ट हैं, K1 और K2। जल में विलय कौन कौन से हैं, बी और सी। बी को कॉम्प्लेक्स कहा जाता है क्योंकि बी सिंपल फॉर्म में न आकर बहुत सारे इनके रूप हैं। बारी बारी से हम इसको समझेंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को सबसे पहले समाप्त कर लेते हैं, इसके बाद अन्य विटामिन को। तो विटामिन बी में कॉम्प्लेक्स में पहले आता है विटामिन B1, जिसका रासायनिक नाम थायमिन है। इसे ब्रेन का विटामिन कहा जाता है, यानी जरूर ये ब्रेन को एक्टिव रखने में कार्य करता होगा। इसमें सल्फर पाया जाता है, और इसकी कमी से बेरी होता है, और इसकी कमी से, और बेरी अगर हुआ है तो ये, अगर विटामिन आप सेवन करते हैं तो वो रोग समाप्त हो जाता है, इसलिए इसे बेरी विटामिन भी कहा जाता है, या फिर एनुरीन विटामिन कहा जाता है। स्रोत कौन कौन सा है, सूखा खमीर, सुअर का मांस, साबुत अनाज, मसूर दाल, सूर्यमुखी, लाल मांस।
लंबे समय तक जो पॉलिशदार चावल हैं इनको खाने से विटामिन B1 कम होता है, यानी लंबे समय तक हमें पॉलिशदार चावल नहीं खाना चाहिए, ताकि इससे बेरी बेरी रोग की संभावना बढ़ जाती है और हमारा ब्रेन धीरे धीरे इनएक्टिव हो सकता है। यह डीएनए और आरएनए के निर्माण में भूमिका निभाता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर मैटर व पल्स रेट एक्टिव करता है। न्यूरोट्रांसमीटर मैटर जिसे एनटीएम कहा जाता है, ये हम मानव फिजियोलॉजी में बृहत्तम रूप से समझेंगे, ठीक है। निश्चिंत रहिए, अभी बस केवल याद रखिए कि न्यूरोट्रांसमीटर और पल्स रेट। एक बात ध्यान रखिएगा कि पल्स रेट के चलते वो जो ब्लड आगे पीछे होता है, मतलब ब्लड का फ्लो होता है, और न्यूरोट्रांसमीटर मैटर जो होता है ये हमारे मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क के संचार तंत्र को एक्टिव रखता है। यही जितनी तेजी में सूचना आदान प्रदान करता है, इसकी वजह से हम कोई रिफ्लेक्स एक्शन या फिर जो भी एक्टिविटी करते हैं वो कर पाते हैं। एनटीएम ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनटीएम जिसके शरीर में कम एक्टिव होगा, समझिए कि मानसिक विकार उत्पन्न होते चला जाएगा। तो ये विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक है ना। इसके बाद इसकी कमी से मस्तिष्क में सूजन हो जाती है और लकवा मार जाता है। बेरी बेरी रोग जो है, बेरी बेरी ये लकवा को ही कहा जाता है। हम समझेंगे कि दो रोग होते हैं इसमें, एक सूखा होता है और एक गीला होता है, वेट और ड्राई, ठीक है। ज़्यादा विटामिन B1 जो है वो मूत्र के माध्यम से बाहर भी निकलता है। देखिए यहाँ पर है कि बेरी बेरी जो विटामिन है, बेरी बेरी रोग है, ये एक दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन सा? एक है ड्राई बेरी बेरी और एक वेट बेरी बेरी। ड्राई में शरीर लकवा मार जाता है और हाथ पैर में सूजन हो जाते हैं, और अगर वेट कहा जाए तो ये हृदय आघात, त्वचा पर जलन और फफोले हो जाते हैं। आगे देखा जाए विटामिन B2। विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो राइबोफ्लेविन है, क्योंकि इसमें राइबोज शर्करा और येलो पाउडर मिले रहते हैं। अन्य नाम है विटामिन जी कहा जाता है, और इसे जी से क्या होता है? गॉड ऑफ विटामिन, यानी विटामिन का भगवान कौन सा है? विटामिन B2। और इसे पिंपल विटामिन भी कहा जाता है। इसका प्राकृतिक स्रोत है ड्राई ईस्ट, मांस, मछली, अंडा, साबुत अनाज, मशरूम और एवोकाडो, केला इत्यादि सभी प्राकृतिक स्रोत हैं। फैक्ट है कि चेहरे पर कील मुहासे आने लगते हैं इसकी कमी से। एंगुलर किलोसिस होता है, यानी जो दोनों यहाँ पे होठ होते हैं, ये वाला किनारे जो होते हैं यहाँ पर सफ़ेद हो जाता है, सफ़ेद सफ़ेद, और फिर यहाँ पर फटने लगते हैं, तो इसे एंगुलर किलोसिस कहा जाता है। एसी यूपी क्वेश्चन में पूछा गया है कि एसी बीमारी जो है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो ये विटामिन B2 की कमी से होता है। एंगुलर किलोसिस जिसे कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में एसी कहा जाता है। सूखे और फटे ओठ हो जाते हैं, और कील और मस्सा ज़्यादा मात्रा में आने लगते हैं, और जीभ और मुंह में छाले होने लगते हैं। पाचन तंत्र खराब हो जाता है, और बच्चों में सेक्सुअल ग्रोथ रुक जाता है। और जब हम सोकर जगते हैं तो आंखें एक दूसरे से, आंखों की पुतली जो है वो चिपकती रहती है। ये विटामिन B2 की कमी से ही होता है। इसके बाद देखा जाए तो विटामिन B3 है। इसे रासायनिक रूप में नियासिन या निकोटीनिक अम्ल कहा जाता है। इसका अन्य नाम है त्वचा का विटामिन, मानसिक विटामिन या फिर पैलेग्रा विटामिन, यानी इसकी कमी से पैलेग्रा रोग होता है। पैलेग्रा रोग क्या होता है? और फिर पैलेग्रा प्रिवेंटिव विटामिन, अगर पैलेग्रा हो गया है तो आप विटामिन B3 खा लीजिए, आपको ये रोग समाप्त हो जाएगा। प्राकृतिक स्रोत की बात की जाए तो इसमें सूखा खमीर, लाल मांस, ब्राउन राइस, सोयाबीन, मिल्क और पनीर इत्यादि में पाए जाते हैं। अन्य नाम इसका राइबोसाइड है। और ट्रिप्टोफैन जो है अमीनो अम्ल, जो कि हमने बात कर लिया है इस पर, ट्रिप्टोफैन के द्वारा नियासिन बनते हैं, और इसकी कमी से पैलेग्रा रोग होता है, जो कि हमने बताया था वहाँ पर कि कुछ इंपॉर्टेंट अमीनो अम्ल हैं जो कि जिसमें ट्रिप्टोफैन भी था। ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन जो था, मतलब जितने भी हमने वो रेड स्टार कराए थे वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आगे चलकर यही सब कुछ ना कुछ हार्मोन्स बनाएंगे, ठीक है। इसकी कमी से पैलेग्रा रोग होते हैं। किसकी कमी से? विटामिन B3 की कमी से। अब पैलेग्रा रोग को 4D कहा जाता है। एक डेमेंशिया जिसे पागलपन कहा जाता है, एक डायरिया जिसे दस्त कहा जाता है, और डर्मेटाइटिस जिसे त्वचा रोग कहा जाता है, और डेथ जिसे मृत्यु कहा जाता है। तो 4D से याद रखिएगा, डेमेंशिया, डायरिया, डर्मेटाइटिस और डेथ। ये 4D किससे संबंधित है? 4D ये पैलेग्रा से, पैलेग्रा से। आगे देखा जाए विटामिन B5 जो कि पैंटोथेनिक अम्ल कहलाते हैं रासायनिक रूप में,
और इसका अन्य नाम एंटी स्किन बर्न यानी त्वचा प्रदाह रोग भी विटामिन कहा जाता है, क्योंकि त्वचा के निखारपन में ये सहायक होता है। प्राकृतिक स्रोत की बात की जाए तो पीनट है, मांस है, यकृत है, मशरूम है, एवोकेडो है, ब्रोकली है, शकरकंद है, पनीर है, इत्यादि इत्यादि हैं। फैक्ट है कि त्वचा के लिए ये आवश्यक है। कौन सा? विटामिन B5। और इसकी कमी से अवसाद और डिप्रेशन हो जाते हैं। इसकी कमी से, B5 से। डिप्रेशन जो होता है तनाव का ही एक अलग रूप होता है। बाल सफ़ेद होने लगते हैं विटामिन B5 की कमी से, और मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं। वही अगर बात विटामिन B6 की किया जाए तो इसे रासायनिक रूप में हम पायरिडॉक्सिन कहेंगे, और अन्य नाम इसका है कि एंटी एनीमिया विटामिन है, यानी एनीमिया को ये समाप्त करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये प्राकृतिक स्रोत में सूखा खमीर, लीवर, साबुत अनाज, गेहूँ, दूध उत्पाद, मछली इत्यादि इत्यादि में पाए जाते हैं। अमीनो अम्ल जो है वो अमीनो अम्ल और फैट का पाचन करता है। कौन सा? विटामिन B6। आरबीसी की मात्रा को बढ़ाता है। पूछा जाए कि अमीनो अम्ल और फैट का पाचन कौन करता है, तो विटामिन B6। आरबीसी की मात्रा को कौन बढ़ाता है, तो B6। ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सहायक होता है ये। और विटामिन B6 की कमी से मुंह में छाले, जो जिसे हम अल्सर कहते हैं, अक्सर हो जाते हैं मुंह में छाले, और चेहरे पर दाने और पिंपल निकलने लगते हैं, ये विटामिन B6 की कमी से ही होता है। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया रोग भी हो जाता है। एनीमिया रोग के बारे में आगे हम विस्तार से समझने वाले हैं। एनीमिया देखिए, एनीमिया एक ब्लड से संबंधित बीमारी है। सबसे पहले ये ध्यान में रखिए। अब ब्लड में क्या होता है? आरबीसी होते हैं। ये ब्लड में लगभग 45 से 50 लाख प्रति mmQ होते हैं, मिलीमीटर क्यूबिक मिलीमीटर में होते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इसमें आरबीसी में हीमोग्लोबिन भी होते हैं। हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक हीमो से और दूसरा ग्लोबिन से। हीमो जो है इसमें इनऑर्गेनिक पिगमेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हीमोग्लोबिन ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक, तो ये दोनों का मिश्रण है, जिसमें हीमो जो है इनऑर्गेनिक है और ग्लोबिन जो है ऑर्गेनिक मैटर है। ध्यान रखिएगा कि हीमो जो है वो इनऑर्गेनिक है और ग्लोबिन जो है वो ऑर्गेनिक है। ये जो हीमोग्लोबिन है अपने साथ 4 ऑक्सीजन के अणु को वहन करता है। तो आप सोच लीजिएगा कि कितने हीमोग्लोबिन हमारे आरबीसी में मौजूद होते हैं। अब क्या होता है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। जब ये मात्रा कम होगी तो हम ऑक्सीजन नहीं ढो पाएंगे उतना। जो हीमोग्लोबिन 4 अणु ढो पाता है, तो अगर हीमोग्लोबिन कम होता है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो सेल की डिफिशियंसी जो है वर्क करने की या फिर जिंदा रहने की, वो कम हो जाती है। वो कम हो जाती है तो हम अपना एक्टिविटी जो है, सेल एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, जिससे हमें शारीरिक व्याधि उत्पन्न होने लगती है। तो एनीमिया ऐसा ही बीमारी है। समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, एनीमिया केवल विटामिन की कमी से नहीं होती है, बल्कि इसके 3 कारक हैं। पहला विटामिन की डिफिशियंसी यानी विटामिन की कमी से, या फिर आयरन की डिफिशियंसी यानी लौह की कमी से। ठीक है, और एक सिकल सेल की कमी से। तो विटामिन में कौन कौन से हैं? विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12। इन तीनों की कमी से एनीमिया हो सकते हैं। आयरन की कमी से हेम जो पिगमेंट है, ये इनऑर्गेनिक मैटर है, ये आयरन होता है। आयरन यानी लोहा। तो ये हीम पिगमेंट जो है ये आयरन होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें कौन सा है हीम पिगमेंट में? तो आयरन होता है। तो अगर हीम पिगमेंट नहीं होगा तो नहीं बन पाएगा, और यही नहीं वहन करेगा। और एक सिकल सेल होता है। सिकल सेल को भी आगे हम समझने वाले हैं। ठीक है, मानव की जो पानी की आवश्यकता है वो 2.5 से 3 लीटर लगभग एक दिन में हमें पीना चाहिए। लेकिन जब हम पूरी तरह से वो 2.5 से 3 लीटर पीते हैं तो ये किसी न किसी माध्यम में बाहर निकल जाते हैं। जैसे यूरिन में 1800 ml निकल जाते हैं, 400 ml जो है श्वसन में H2O की ओर से निकल जाता है, और 100 ml हम मल त्याग करते हैं उसके साथ बाहर आता है, 300 ml पसीना के साथ बाहर आता है। ठीक है, ये निकलने का है, और 2.5 से 3 लीटर हमें पीना चाहिए। आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है एक उभयोतल है। उभयोतल यानी गोलाकार भी नहीं है, उभयोतल है। ध्यान रखिएगा आरबीसी का। नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई गई थी 2002 में। सिकल सेल एनीमिया जो है एक अनुवांशिक बीमारी है, जो अभी हमने यहाँ पर देखा था कि
दो कमियां हैं, एक विटामिन की कमी से और एक आयरन की कमी से, और यहाँ पे सिकल सेल है, तो ये अनुवांशिक है, ठीक है, जिसमें आरबीसी का आकार हंसिया की तरह खराब हो जाता है, यानी ऐसा हो जाता है, ठीक है, ऐसा ऐसा हंसिया की तरफ, जबकि उभयोतल होना चाहिए। भारत सरकार ने इसके उन्मूलन का लक्ष्य 2047 रखा है। जब तक भारत डेवलप्ड कंट्री बनेगा तभी तक एनीमिया उन्मूलन हो जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद विटामिन B7 को देखा जाए तो विटामिन B7 जो है, इसका रासायनिक नाम बायोटीन है और अन्य नाम स्किन और हेयर विटामिन है। और प्राकृतिक स्रोत की बात की जाए तो ईस्ट में, हरे पत्तेदार सब्जी में, अंकुरित गेहूं में, गेहूं के चोकर में, दूध में, पनीर में, एवोकाडो में, शकरकंद में और बादाम में विटामिन B7 पाए जाते हैं, ठीक है। और किसके लिए? ये स्किन और हेयर के लिए। बाल गिरना जो है, एलोपेशिया जिसे कहते हैं, इसकी कमी से ही होता है, विटामिन B7 की। और त्वचा पर लाल धब्बा, और बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए ये आवश्यक है। और सडन इन्फेंट, जैसे शिशु की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है, तो विटामिन सी की कमी से भी देखा गया है। क्यों? इसका नाम क्या है? सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम जो होता है, SIDS। सडन यानी अचानक, डेथ इन्फेंट मतलब शिशु होते हैं, अचानक शिशु की डेथ मतलब मृत्यु हो जाती है एक सिंड्रोम के चलते, उसे ये विटामिन B7 की कमी से होता है, SIDS कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछे गए हैं अन्य PCSओं में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखा जाए विटामिन B9, जिसे फोलिक एसिड कहा जाता है, इसमें फोलेट पाया जाता है और इसमें फोलोसिन भी पाए जाते हैं। इसे भी एंटी एनीमिया विटामिन कहा जाता है, जैसा कि हमने देख लिया है कि B6 और B9 और B12 जो हैं, ये सभी एनीमिया के लिए जिम्मेदार हैं। प्राकृतिक स्रोत की बात की जाए तो प्राकृतिक स्रोत में खमीर है, बत्तख का अंडा है, हरे पत्तेदार सब्जी है, टमाटर है, फूल गोभी है, यकृत है, यह ध्यान रखिएगा, फूल गोभी, यकृत है, बादाम है, सूरजमुखी तेल है, साबुत अनाज और समुद्री भोजन। समुद्री भोजन और फूल गोभी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। B4 में भी B4 जो है वो भी मिलता है फूल गोभी में, ध्यान रखिएगा, आगे हम देखने वाले हैं। इसके बाद एनीमिया रोग इसकी कमी से होता है और शरीर की यह क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं और कोशिका के वृद्धि और विकास में सहायक है। B9। B12 जो है, ये साइनोकोबाल्मिन कहलाता है रासायनिक रूप में, या फिर मेथिल कोबाल्मिन, यानी इसमें कोबाल्ट पाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से हमें समझना है कि कोबाल्मिन है तो कोबाल्ट पाया जाएगा, और कोबाल्ट किसके लिए होता है? कैंसर के लिए, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो मांस, मछली, दूध इत्यादि पाए जाते हैं। और विटामिन B12 भी है एक ऐसा विटामिन जो कि केवल जंतु स्रोत से पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, केवल जंतु स्रोत से। ये पूछा गया है यूपी PCS में कि केवल जंतु स्रोत से पाए जाने वाले विटामिन, तो वो विटामिन B12 है। देखिए यहाँ पे है कि ओनली एनिमल सोर्स से मिलते हैं, और एकमात्र स्रोत जिनमें कोबाल्ट होता है, और कोबाल्ट RBC की मात्रा को बनाए रखते हैं, और आंत के बैक्टीरिया जिसे गट्स कहा जाता है, ये विटामिन B2 को संश्लेषित कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि D, K और B12 जो हैं इत्यादि, ये इतना ही मानव शरीर निर्माण कर सकता है। B12 जो है वर्षों तक यकृत में संग्रहित भी हो सकते हैं, निर्माण ही नहीं बल्कि संग्रहित भी हो सकते हैं। इसके बाद विटामिन B17 है, जो कि एक्स्ट्रा है, और कहीं नहीं, लगभग आपको पूरे YouTube पे या फिर कोई भी अपने कोर्सेज में नहीं पढ़ाते हैं। जब एग्ज़ाम में पूछे जाने लगेंगे तभी इसे पढ़ाया जाएगा, जो कि हम ये पहल यहीं से कर रहे हैं, ठीक है, ताकि कोई भी विटामिन है तो वो छूट ना जाए। जो भी हम सिलेबस पढ़ें वो कभी हमें ये ना लगे कि हम अधूरा सा पढ़े हैं, ठीक है। जैसे B1, B2, B3 पढ़े हैं, तो B4 क्यों छोड़ेंगे हम? इसको भी पढ़ेंगे। B5 पढ़े हैं, B6 पढ़े हैं, B7 पढ़े हैं, B8 क्यों छोड़ें? B9, B10 क्यों छोड़े? तो सभी को हम ध्यान से समझेंगे ताकि भविष्य में कोई परेशानी ना हो। आपको ऐसा वीडियो बहुत कम ही मिलेगा जो कि पूरी ब्रॉड सिलेबस को क्लियर कराती हो, और खासकर UPSC में ये सभी पूछ लिए जाते, वैसे ही टॉपिक पूछे जाते हैं जो कि कहीं चर्चित ना हो, ठीक है। सभी लोग इससे नहीं पढ़ाते हैं, B10 को, B4 को इत्यादि को। UPSC और स्टेट PCS में ऐसा पहल देखा जा रहा है कि जो सभी लोग छोड़ रहे हैं उसी को पूछ रहा है। तो आइए पूरी तरह से देखते हैं B17 को, जिसे एमाई ग्लिडीन कहा जाता है, जो कि कैंसर कारक है, इसे खाने पर कैंसर होता है, अकेला विटामिन है ये। जैसे बादाम, संतरा, सेब, इन तीनों के बीज में जो है वो विटामिन B17 पाया जाता है, जो कि कैंसर का कारक होता है। अदर विटामिन B कॉम्प्लेक्स जो है, जिसे विटामिन B10, जिसे पारा एमिनो बेंजोइक एसिड कहा जाता है, पाबा, यकृत, ईस्ट, मशरूम में पाया जाता है।
विटामिन इन अदर विटामिन कहा जाता है क्योंकि यह किसी न किसी विटामिन के साथ मिल ही जाता है, ठीक है। इसके बाद आंत के बैक्टीरिया जो गट्स होते हैं इकोली को बढ़ाते हैं ये। इसके बाद B8 देखा जाए तो B8 मायोइनाइस्टोल कहा जाता है, जो कि प्रतिगंजा कारक विटामिन है जो ग्लूकोज से प्राप्त होता है, इसे भी नॉन इसेंशियल कहा जाता है। विटामिन B4 है जो कि जल में घुलनशील है, मछली के तेल, फूल गोभी बोले थे, फूल गोभी में, ब्रोकली में, दूध, गेहूं और टोफू में पाया जाता है और मस्तिष्क को एक्टिव करता है विटामिन B4, इसलिए फूल गोभी खाया करिए। अगला देखा जाए ट्राईमेथिल एक्विनीरिया, जो कि मछली गंध वाली बीमारी है। किसी किसी के जो गंध होते हैं, पसीने का गंध, वो बहुत ही सड़ा महसूस होने लगता है, जो कि हमें बर्दाश्त से बाहर होता है, वो ट्राईमेथिल एक्विनीरिया बीमारी कहलाती है, जो कि कोलाजेन मात्रा ज़्यादा होने पर यह बीमारी होती है। इसके बाद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारा समाप्त होता है। अब हम आते हैं विटामिन सी पर, जिसका रासायनिक नाम अस्कॉर्बिक अम्ल है और इसे एंटी अस्कर्वी विटामिन होता है, यानी इसकी कमी से अस्कर्वी रोग होगा, ठीक है। आगे देखा जाए कि मोटापा रोधी विटामिन कहा जाता है, कैंसर रोधी यानी कैंसर को रोकने में ये इंपॉर्टेंट साबित होती हैं, पथरी रोधी विटामिन कहा जाता है, दांत व मसूड़े का विटामिन कहा जाता है और संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। प्राकृतिक स्रोत है कि आंवला, अमरूद, संतरा, नींबू, अंगूर जूस, कीवी यानी जितने भी खट्टे फल हैं सब में विटामिन सी पाए जाएंगे। एक बात कि विटामिन सी जो है वो कहीं पे अगर आप रख देते हैं, जैसे कि मतलब धूप में या फिर गर्म चीज़ों पे, तो वो खराब हो जाती है विटामिन सी, ठीक है। देखिए स्कर्वी रोग जो है, मसूड़े से खून आने लगता है। स्कर्वी रोग में गर्म करने पर ये खराब हो जाते हैं। अपवाद के तौर पे अगर आंवला को छोड़ दिया जाए और बाकी जितने भी विटामिन सी के स्रोत हैं उनको अगर गर्म करिएगा तो खराब हो जाएगा, लेकिन आंवला को नहीं। मुरब्बा बनता है ना तो गर्म करके ही बनता है, लेकिन खराब नहीं होता है, तो ये अपवाद है। दूध में विटामिन सी नहीं मिलता है, सभी विटामिन पाए जाते हैं दूध में, लेकिन ये विटामिन को छोड़कर। मूत्र में विटामिन सी पाया जाता है, एकमात्र विटामिन है। घाव भरने में ये सहायक होते हैं और द्रव अवस्था में जल्दी खराब हो जाते हैं ये विटामिन। स्कर्वी के लक्षण है कि मसूड़ों में सूजन और रक्तस्राव, त्वचा रोग हो जाएगा, हाथ पैर में सूजन और हेयर फॉल और टीथ फॉल होने लगेगा, ठीक है। दांत झड़ने लगेंगे और बाल गिरने लगेंगे। इसके बाद विटामिन ए की बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है और अन्य नाम इसका एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, प्रतिकारक विटामिन, और आई की विटामिन कहा जाता है इसे, यानी आँख की विटामिन, और संक्रमण रोधी विटामिन यानी सर्वाधिक क्षमतावान है। इसका प्राकृतिक स्रोत मछली तेल है, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, अंडा है, पपीता है, पक्का आम है, लौकी है, दूध है, यानी पके फलों में विटामिन ए जरूर पाए जाते हैं। आगे देखा जाए कि बीटा कैरोटीन जो विटामिन है, बीटा कैरोटीन ये विटामिन ए का प्रो रूप है, यानी एक्स्ट्रा रूप है, एक्स्ट्रा रूप विटामिन ए का। इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और जीरोथैल्मिया बीमारी होती है। विटामिन ए खराब होने पर फैट दुर्गंध युक्त हो जाती है, जिसे रेंसिबिलिटी कहते हैं। इसके बाद बीटा कैरोटीन जो है विटामिन का जो प्रो रूप है, ये केवल पादप स्रोत से पाए जाते हैं। तो वही अगर रेटिनॉल जो है, जिसका रासायनिक नाम हमने विटामिन ए का पढ़ा, वो केवल जंतु स्रोत से। तो ध्यान रखिएगा कि विटामिन अगर ए की बात की जाए तो दो कैटेगरी में है, एक है आपको रेटिनॉल, रेटिनॉल, और दूसरा है बीटा कैरोटीन, कैरोटीन। तो रेटिनॉल जो है ये किससे पाए जाएंगे, जंतु स्रोत में, और बीटा कैरोटीन कहाँ में है, ये पादप में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद विटामिन ए त्वचा संक्रमण से भी हमें बचाता है। नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी, रतौंधी को देखिए ध्यान से कि रतौंधी किसे, ये आँख है हमारा और यहाँ पर ये लेंस है ये वाला, और ये कॉर्निया है, ये रेटिना है। रेटिना में दो सेल पाए जाते हैं, रॉड सेल और कोन सेल। कोन सेल जो है डे और डे लाइट में, और ये सभी रंगीन जो भी रंग होते हैं सभी को देखने में सक्षम होते हैं कोन सेल, और ये 3D पिक्चर बनाते हैं, रंगीन बनाते हैं, 3D बनाते हैं, ध्यान रखिएगा कोन सेल। वही अगर रॉड सेल जो उपस्थित होता है, ये हमें नाइट लाइट में देखने में मदद करता है, नाइट विजन में, और ये ब्लैक एंड व्हाइट फिगर को बनाता है। इसके बाद अगर ये अफेक्ट हो जाता है तो हमें रोडोपेक्सिन जो पिगमेंट है ये कम हो जाते हैं, और विटामिन ए की कमी से, ठीक है, रोड सेल। तो ध्यान दीजिएगा कि रतौंधी में कौन सा सेल प्रभावित होता है, तो रोड सेल।
रतौंधी में रेटिना का रॉड सेल प्रभावित होता है। बल्ब कृत्रिम प्रकाश में भी रतौंधी वाले व्यक्ति देख लेते हैं, ऐसा है नहीं कि वो उनको पूरी तरह नहीं दिखाई देता है, वो कृत्रिम प्रकाश में देख लेते हैं। वही अगर बात जीरोप्थैल्मिया बीमारी की जाए तो इसमें आंखों की कॉर्निया है, जो यहाँ पर हमने अभी दिखाया कि ये कॉर्निया है, सबसे बाहरी वाली भाग, ये प्रभावित हो जाती है किस में, जीरोप्थैल्मिया बीमारी में। इसे सूखी रोग यानी ड्राई आइज डिजीज भी कहा जाता है। विटामिन डी की बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और अन्य नाम में हड्डी और मांसपेशी का विटामिन है, सूखा रोग विटामिन है, रिकेट्स जिसे कहा जाता है, और सनसाइन विटामिन। देखिए इसमें भी विटामिन डी से दो प्रकार की बीमारियां होती हैं। एक रिकेट्स होते हैं, रिकेट्स, और एक ऑस्टियोमलेशिया होते हैं, ऑस्टोमलेशिया, मलेशिया। तो रिकेट्स जो होते हैं ये बच्चों में होते हैं और ऑस्टोमलेशिया वयस्क में, बस नाम अलग अलग है, ठीक है। विटामिन डी की प्राप्ति का स्रोत जो है अल्ट्रावायलेट रेज है, जिससे 80% प्राप्त होता है। अल्ट्रावायलेट से 80% प्राप्त होता है विटामिन डी। उस विटामिन डी को क्या कहते हैं, D3। D3 का रासायनिक नाम क्या है, कोलेकैल्सिफेरॉल, कोलेकैल्सिफेरॉल। अब एक और बात समझिए कि जैसे विटामिन है यहाँ पर, विटामिन डी, तो विटामिन डी को दो भागों में बांटा जाता है, D2, D3। D2 को कहा जाता है ऑर्गोकैल्सिफेरॉल और इसको कोलेकैल्सिफेरॉल, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसकी प्राकृतिक स्रोत के बारे में देखा जाए तो मछली तेल, टूना मछली, अंडा, मशरूम, गाय का दूध, दही, मोटे अनाज, यकृत में पाया जाता है। रिकेट्स जो बच्चों में पाया जाता है तथा ऑस्टोमेलेशिया पाया नहीं जाता है। रिकेट्स बच्चों में हड्डी से संबंधित बीमारी हैं, कमजोर हो जाती हैं, और ऑस्टोमेलेशिया वयस्क में। और डी की अधिकता से किडनी में पथरी बीमारी हो जाती है, और डी की कमी से दांत कमजोर हो जाते हैं और कुबड़ निकलने लगते हैं, ठीक है। बोन में जो है मिक्सचर है किसका, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पार्ट का। इनऑर्गेनिक में कौन सा, कैल्शियम और फास्फोरस जो की कठोरता प्रदान करता है, ठीक है। और वही ऑर्गेनिक बात की जाए तो प्रोटीन जो है वो मुलायमता यानी लचीलापन प्रदान करता है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का दोनों का मिक्सचर है बोन, ठीक है। टिटैनी रोग भी विटामिन डी की कमी के कारण होता है। इसमें क्या हो जाता है कि कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है मांसपेशियों में, और मांसपेशियों में खिंचाव आने लगता है। विटामिन डी की कमी से गर्भपात की समस्या होने लगती है गर्भवती महिलाओं में। और विटामिन डी जो है कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित भी करते हैं। एडोल्फ वीडनस जो है इसने विटामिन डी को दो भागों में बांटा है, विटामिन D2 और विटामिन D3। ध्यान रखिएगा किसने बांटा है, एडोल्फ वीडनस ने, ठीक है। नाम को ध्यान रखिएगा, कौन कौन से, ऑर्गोकैल्सिफेरॉल और कोलेकैल्सिफेरॉल। ऑर्गोकैल्सिफेरॉल जो है वो भोजन से प्राप्त होता है, 20% मात्रा मिलता है, ठीक है। और ये 80% मात्रा कोलेकैल्सिफेरॉल का मिलता है D3 जो होता है, जो कि सनलाइट के अल्ट्रावायलेट रेज से मिलता है। ये हार्मोनल क्रिया को एक्टिव करता है। विटामिन डी लगभग हार्मोन की तरह व्यवहार करता है। कौन सा विटामिन हार्मोन है, तो विटामिन डी, ध्यान रखिएगा। और डी बनता है D2 और D3 से, जो कि D2 पाया जाता है 20% हम भोजन से इसे प्राप्त करते हैं, और D3 हमें अल्ट्रावायलेट रेज से मिलते हैं। इसके बाद विटामिन ई जो कि टोकोफेरॉल कहलाती है, रासायनिक रूप में इसे ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, और एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी है, और फर्टिलिटी विटामिन भी है वुमेन के लिए, और एंटी रिंकल्स विटामिन है, यानी इसके यूज से हम बुढ़ापा को रोक सकते हैं, ठीक है। गेहूं का तेल में पाए जाते हैं, बादाम में, सूरजमुखी के बीज में, कपास के बीज के तेल में, सभी प्रकार के बादाम में, एवोकेडो में, मछली और आम में, पालक में, ब्रोकली में, जामुन में, अल्फा घास में। याद रखिएगा अल्फा घास। क्या है कि कोशिका की जो झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन की जो कोशिका झिल्ली की है, सुरक्षा करती है विटामिन ई, और जनन क्षमता का विस्तार करते हैं मेल या फिर फीमेल में, और मांसपेशी की सक्रियता में वृद्धि करते हैं, बुढ़ापा रोधी क्षमता का विस्तार करते हैं, और ऑक्सीजन रेडिकल से बचाव करते हैं, और फैटी एसिड का संतुलन करते हैं। ज़्यादा मात्रा का विटामिन ई जो है वो आरबीसी को प्रभावित करता है, अगर ज़्यादा मात्रा में विटामिन यूज करते हैं तो ई। और विटामिन ई की कमी से अंडे विकसित नहीं होते हैं, किनमें, जानवर में, जैसे मुर्गी और बतख में। विटामिन के बारे में देखा जाए तो ये इसको रासायनिक रूप में फिलोक्विनोन कहा जाता है, और अन्य नाम है इसका रक्तस्रावी रोधी विटामिन।
ठीक है। हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है, यकृत और टमाटर में, और आंत के बैक्टीरिया और ब्रोकली में पाया जाता है। ये गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए बहुत आवश्यक है, डेवलप्ड बॉडी के लिए। जैसे कि गर्भावस्था में जो शिशु के विकास हो रहा होता है उस समय विटामिन जो के हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद ये हड्डियों के लिए भी आवश्यक होते हैं। हड्डियों के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा आवश्यक होते हैं? विटामिन डी। पाचन तंत्र को बेहतर करते हैं। ठीक है। लीवर फंक्शन के लिए प्रोटीन है और विटामिन के है। ठीक है। इसके बाद हमारा यकृत विटामिन के की सहायता से फाइब्रिनोजिन व प्रोथ्रोम्बिन बनाता है जो रक्त स्कंदन के लिए जिम्मेदार है। तो यकृत ही बनाता है और विटामिन के की सहायता से। ये सभी विटामिन है जो अभी तक हमने पढ़ा, ये समरी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। B6, B9, B12 जो है आरबीसी और एनीमिया के लिए इंपॉर्टेंट है। त्वचा के लिए B5, B3, B5 और B7। ब्रेन के लिए B3, B1 और ग्रे जो हेयर है उसके लिए B5, B7 हेयर फॉल के लिए। A, C और E एंटी ऑक्सीडेंट हैं और इम्यून बूस्टर हैं। ठीक है। बोन्स और मसल्स के लिए D हैं। A है जो आई और स्किन के लिए, और E है जो ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, और K है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए। अब ध्यान दिया जाए मिनरल्स को। मिनरल्स जो है ये अकार्बनिक हैं। इस बात पे गौर करते रहिएगा। हमने बताया है अभी तक कि कौन अकार्बनिक है और कौन कार्बनिक अकार्बनिक का संयोजन है। तो ये मिनरल्स जो हैं अकार्बनिक पोषक तत्व हैं जो कि शरीर में मेटाबॉलिज्म क्रियाओं और प्रतिरक्षा तंत्र के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो लगभग 24 प्लस खनिज तत्व जो कि शरीर के लिए आवश्यक हैं। टाइप्स ऑफ मिनरल्स में देखा जाए तो मैक्रो जो हैं सबसे ज़्यादा मात्रा यानी ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत होती है 1 से 5 ग्राम पर डे, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और सल्फर। ये सभी हमें बृहत्तम रूप से ज़रूरत होता है। और वही अगर माइक्रो लेवल यानी कम लेवल की बात की जाए, जैसे 50 से 100 माइक्रोग्राम, यहाँ ग्राम नहीं है, माइक्रोग्राम प्रतिदिन आयरन आयोडीन है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, ठीक है। इसके बाद मैंगनीज है, इसके बाद कोबाल्ट है। कैल्शियम देखा जाए तो हड्डी और मांसपेशी के लिए आवश्यक है और रक्त जमाने के लिए ये आवश्यक है। और कैल्शियम की अधिक मात्रा शरीर में कैल्शियम ऑक्जिलेट यानी पथरी बनाती है, स्टोन डिजीज जिसे कहा जाता है। फास्फोरस की बात की जाए तो मांसपेशी, दांत और हड्डी के लिए आवश्यक है और दीर्घकालिक ऊर्जा प्रदान करता है, अतः एथिलीट आधारित भोजन ये ग्रहण करते हैं। ठीक है। फास्फोरस। मैग्नीशियम जो है Mg जिसे कहा जाता है कि मांसपेशी हेतु आवश्यक है और गैर संचारित रोग से रक्षा करता है, जैसे हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज। ठीक है। और अस्थायी बाधिरता यानी जो कि सुनाई नहीं देता है, इसमें डॉक्टर Mg की इंजेक्शन लगा देते हैं मैग्नीशियम के। ठीक है। सोडियम और पोटेशियम जो है वो ब्रेन की एक्टिविटी के लिए आवश्यक है। Na जो है बीपी कंट्रोल और K जो है पल्स रेट को कंट्रोल करता है। Na और K जो है इसकी कमी होने पर मूड खराब होता है। ठीक है। सल्फर जो है ये स्किन, हेयर और नेल के विकास व वृद्धि के लिए आवश्यक है। शरीर के रंजक प्रदान करने के लिए सल्फर आवश्यक है। इसी के ज़्यादा होने से बाल घुंघरैले हो जाते हैं, बाल के लिए भी आवश्यक है। सल्फर की कमी से टायरोसिनेज की बीमारी होती है। ठीक है। जिसमें मेलानिन कम हो जाता है और सफ़ेद जैसे चर्म रोग सफ़ेद हो जाते हैं, जिसे एल्बिनिज्म भी कहा जाता है, सफ़ेद दाग, ये बीमारी हो जाती है सल्फर की कमी से। और सल्फर की ज़्यादा मात्रा बालों को घुंघरीला बना देती है। आयोडीन जो है अगर कम हो जाएगी तो ये थायरोक्सिन भी कम हो जाएगी और थायराइड ग्लैंड प्रभावित हो जाती है, जिसे घेघा रोग या गलगंड बीमारी कहते हैं। आयोडीन की कमी से बच्चे मंदबुद्धि हो जाते हैं, उनकी दिमाग की जो सिनेप्सिस है वो काम ही नहीं करती हैं और NTH जो है वो भी काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है। ये एक मात्रा दी गई है कि 150 से 200 माइक्रोग्राम पर डे वयस्क के लिए आवश्यक है, 200 से 250 माइक्रोग्राम पर डे प्रेग्नेंट वुमेन के लिए आवश्यक है और 250 से 300 माइक्रोग्राम प्रतिदिन फीडिंग जो महिलाएं दूध पिला रही हैं उनके लिए आवश्यक है। सी फूड जो होते हैं वो आयोडीन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं, क्योंकि उनमें आयोडीन भरपूर मात्रा में होती है जिस भोजन को वो ग्रहण करते हैं। इसके बाद आयरन है, जैसे Fe कहा जाता है, आरबीसी की मात्रा को रेगुलेट करता है और बॉडी में अधिकतम आयरन ब्लड में पाया जाता है, जिससे हेम पिगमेंट जो हमने अभी बताया। Fe की कमी से एनीमिया हो जाती है और अधिक से सीडोरेसिस बीमारी हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, कमी से तो सभी जानते हैं लेकिन अधिकता से कौन बीमारी होती है तो सीडोरेसिस।
इसके बाद फ्लोरीन जो है ये दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक है, और इसकी जो आइडियल वैल्यू है वो है 1 ppm प्रति वाटर, यानी 1 लीटर जल में। अगर 5 ppm हो जाए तो डेंटल फ्लोरिसिस यानी दांत झड़ने लगते हैं, और अगर 10 ppm हो जाए तो बोन यानी जो हड्डियां होती हैं वो भी झड़ने लगती हैं। तो आज के लिए जो कि हमारा ये सभी समाप्त होता है। महत्वपूर्ण बीमारियां जो हैं ये भी हमने देख लिया, जल भी देख लिया, खनिज लवण, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों हम पिछले वाले वीडियो में देखे हैं। तो बताइए हमारा ये प्रयास कैसा रहा संपूर्ण जीव विज्ञान के इस सीरीज को, और हम कम से कम अभी 3 वीडियो और लगेंगे जिसको हम पूरी रूप से क्लियर कर लेंगे। तो ये वीडियो जो है यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी हैं उनके लिए ये बहुत संशोधित रूप में बनाई गई हैं। पूरी तरह से ये शोधात्मक हैं, घटना चक्र, प्रीवियस ईयर सभी को इसमें शामिल किया गया है। तो थोड़ी सी इसमें मेहनत लगी है, इसीलिए ये थोड़ी लेट होकर आ रही हैं। तो कृपया करके आप इसे पूरा करें, और हम आशा करते हैं कि आप इसे अंतिम तक देख लिए होंगे। और इसके पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना है, SHREE सर्च करना है, श्री कृष्ण IAS टेलीग्राम चैनल है, या फिर @SKIASAK इसको ज्वाइन करना है, या फिर कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। आप वहां से जुड़ जाइए, इसका पीडीएफ संपूर्ण वहीं पे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो बस कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। अब मुझे हौसला बढ़ाने के लिए कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के पास शेयर करें, और अपना सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, बस हमारा और साथ आपका मिलकर बना रहे। बस आज के लिए इतना ही। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।